मैंने अपनी दादी को आधी रात में छत पर नंगे पांव चलते देखा। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कोई गहरा अथाह कुआं। आर्यन, 24, शहर की भागदौड़ छोड़ गांव के शांतपुर में अपनी बीमार दादी के पास आया था। उसे लगता था यह बस एक बदलाव है, दिन भर दादी की देखभाल करना और गांव के भोले भाले लोगों से मिलना जुलना। लेकिन गांव वालों की आंखें अजीब थीं, उनमें एक छिपा डर था। और दादी की खांसी, जो कभी कभी इंसानी आवाज से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक लगती थी, उसे बेचैन कर देती थी। घर की पुरानी दीवारें और रात की खामोशी कुछ और ही कहानी सुनाती थी। एक तूफानी रात, जब बिजली कड़क रही थी, आर्यन ने दादी की दवाई ढूंढते हुए अटारी में एक पुरानी, धूल भरी संदूक खोली। उसके अंदर एक चमड़े की बंधी हुई किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब में अजनबी भाषा में कुछ लिखा था, साथ में स्याही से बने डरावने चित्र थे। एक पन्ने पर उसे अपने परिवार का वंशवृक्ष और एक भयानक महिला का स्केच दिखा, जिसकी आंखें वैसी ही काली थीं जैसी उसने दादी की देखी थी। किताब के नीचे एक सूखा हुआ, मुड़ा तोड़ा पत्ता मिला, जिसके साथ एक चेतावनी लिखी थी, यह वंश शापित है। हर पीढ़ी एक आत्मा को जन्म देगी, जो अगले काल में जागृत होगी। आर्यन की नींद उड़ गई। अगले कई दिन उसने दहशत में बिताए, उस किताब के हर पन्ने को समझने की कोशिश करता रहा। उसने चुपके से गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, रामू काका से बात करने की कोशिश की। काका डरकर पीछे हट गए, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बस इतना कहा, कुछ राज दबाकर ही ठीक रहते हैं, बेटा। इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है, जो बाहर वालों को समझ नहीं आता। आर्यन ने हार नहीं मानी। हर रात मोमबत्ती की रोशनी में वह किताब के गूढ़ अक्षरों और भयानक चित्रों को समझने लगा। उसे पता चला कि उसके वंश की महिलाओं में एक दोष है, एक प्राचीन आत्मा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यह आत्मा हर पीढ़ी में एक मजबूत महिला के शरीर में प्रवेश करती है और अपने भयानक कर्मों से गांव को अपनी इच्छा से चलाती है। यह आत्मा गांव के शांतपुर नाम के विपरीत उसे अशांतपुर बना चुकी थी। दादी की बीमारी दरअसल उस आत्मा का जागृत होना था। वह आत्मा अब पूरी तरह से उन्हें जकड़ रही थी। आर्यन ने घर में अजीब हरकतें महसूस की। दरवाजे खुद खुल जाते, ठंडी हवा के झोंके अचानक आते जाते, और कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसकी गर्दन पर बर्फीली सांस ले रहा हो। बर्तनों के गिरने की आवाजें बिना किसी कारण के रात की खामोशी को चीर देती थी। एक रात उसने दादी को फिर छत पर देखा, लेकिन इस बार वह केवल बुदबुदा नहीं रही थी, बल्कि उनकी आवाज में एक अमानवीय गूंज थी और उनके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ रहे थे, जैसे कोई कठपुतली हो जिसकी डोर किसी अदृश्य हाथ में हो। आर्यन को अपने कमरे में भी अजीब परछाइयां दिखने लगी थीं, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। उसे महसूस होने लगा था कि वह अकेला नहीं है और यह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूरा चांद एक डरावनी नीली रोशनी बिखेर रहा था और जंगल से सियार की लंबी डरावनी आवाजें आ रही थीं। आर्यन ने किताब में पढ़ा था कि इस रात आत्मा अपनी पूरी शक्ति में आती है और अपना भेंट लेती है। घर में एक गहरी, बेचैन कर देने वाली शांति थी, जो किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। आर्यन को लगा दादी के कमरे से कुछ अजीब, धीमी आवाजें आ रही हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। वहां एक ऐसा भयानक दृश्य था जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। दादी, जिनके बाल बिखर चुके थे और कपड़े फटे हुए थे, पलंग पर नहीं थी। कमरे के बीचों बीच फर्श पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो सूख चुके खून से या किसी गहरे लाल रंग से खींची गई थीं, और उनके चारों ओर काली मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी लौ हवा में बेतरतीब ढंग से नाच रही थी। दादी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थीं, अपने होठों को कुछ अमानवीय, बेतरतीब शब्दों में बुदबुदा रही थीं। उनकी काली आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उनकी त्वचा पर नीली नसें साफ दिख रही थीं, जैसे शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उनकी आवाज बदल चुकी थी। वह एक गहरी, कर्कश आवाज में मंत्रोच्चार कर रही थीं, जैसे किसी प्राचीन, भूली हुई भाषा में बोल रही हों। अचानक दादी की आंखें सीधे आर्यन पर टिकीं। उनमें अब कोई प्यार नहीं था, केवल एक ठंडी, निर्जीव घृणा थी। वह चीखने वाला था, लेकिन तभी दादी के शरीर में से एक काली, धुएं जैसी परछाई निकली, जो हवा में आकार ले रही थी। एक ही पल में पूरा कमरा बर्फीली ठंडक से भर गया, जैसे सर्दियों की सबसे ठंडी हवा एक साथ घुस आई हो। उस परछाई ने दादी के शरीर को छोड़ पास की दीवार से होते हुए सीधी आर्यन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी शक्ल अब एक भयानक,
विकृत महिला जैसी दिख रही थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उंगलियां नुकीली थीं। आर्यन जानता था कि अब यह दादी नहीं, वह दोष था, वह भयानक आत्मा जो पीढ़ियों से उसके वंश को डरा रही थी, और अब वह उसे अपना अगला भेंट बनाना चाहती थी। उसकी सांसें अटक गईं, पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी मुट्ठी में किताब को कसकर पकड़ा और किताब में बताई अंतिम पंक्ति चिल्लाई, जो आत्मा को कमजोर कर सकती थी। जो यहां नहीं है, वह कभी यहां नहीं हो सकता। तुम यहां के नहीं हो। जाओ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, परछाई कुछ देर ठिठकी, एक भयानक, चीखती हुई गर्जना के साथ, जैसे कोई अनदेखा राक्षस दहाड़ रहा हो, सीधी उसकी ओर झपटी। आर्यन को लगा जैसे समय रुक गया हो और वह मौत के जबड़े में फंसा हो। परछाई आर्यन के शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी, एक असहनीय, हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक उसके हर अंग में फैल गई। वह चीखा, लड़खड़ाया और गिर पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी मुट्ठी में किताब को कसकर पकड़े रखा, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। परछाई लगातार उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी, उसकी आवाज अब उसके सिर के अंदर गूंज रही थी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह मेरा घर है, मेरा वंश है। तुम अब मेरे हो। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को समेटा और किसी तरह किताब का आखिरी पन्ना फाड़कर उस काली, चीखती हुई परछाई की ओर फेंका। जैसे ही वह फटा हुआ पन्ना उसे छुआ, परछाई एक काले, घुमावदार धुएं में बदल गई और एक पल के लिए पूरा कमरा एक भयानक गंध से भर गया। फिर वह धुआं धीरे धीरे छत की दरारों में, दीवारों के छेदों में, जैसे हवा में घुल गया। दादी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन ने उन्हें संभाला, उनका शरीर अब शांत था, आंखें सामान्य थीं और उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। अगले कुछ दिनों में दादी ठीक हो गईं, वे सामान्य हो गईं, लेकिन वे पिछली घटनाओं का एक भी पल याद नहीं कर पाईं। आर्यन ने उस शापित किताब को उसी रात घर के बाहर गहरे गड्ढे में जला दिया, उसकी राख को हवा में उड़ा दिया और उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे कोई बुरी याद को मिटा रहा हो। वह एक नए शहर में चला गया, एक नई, शांत जिंदगी शुरू की, पुरानी यादों को दफन कर दिया। साल बीत गए, दशक बीत गए, आर्यन ने एक सामान्य जीवन जिया, उसने कभी भी उन भयानक रातों के बारे में किसी को नहीं बताया। लेकिन एक रात, जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था, उसे अपने सिरहाने के पास हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं और देखा, उसके कमरे की छत पर एक काली परछाई नाच रही थी, एक काली, अथाह कुएं सी आंखें उसे घूर रही थीं। और फिर उसने अपने हाथ की कलाई पर एक अजीब सा, स्याही जैसा गहरा निशान देखा, जो पहले कभी नहीं था। वह जानता था, वह लौट आई थी। और इस बार, वह उसके अंदर थी, हमेशा के लिए।